शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। आपको याद दिला दें कि इसके पार्ट 1 में हमने 51 क्वेश्चन तक के आंसर्स देखे थे विद फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस ढेरों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे हमने, जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्पेशली जामिया के लिए बहुत ख़ास हैं। तो किसी ने अगर वो मिस किया है वीडियो तो ज़रूर देख लें। अब इस वीडियो में भी सेम हम वैसे ही करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हर एक सवाल को हम आपको बताएंगे और ढेरों और क्वेश्चन भी बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप उन सबको नोट करके रखें, नोट्स बनाएं और प्रॉपर वे में उनको याद करने की कोशिश करें विथ फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन को याद रखने में, लंबे टाइम तक याद रखने में मदद मिलती है। 52 नंबर सवाल कहता है, देखिए, विच विलेज पंचायत हैज़ बीन अवार्डेड एज द बेस्ट पंचायत इन इंडिया। किस विलेज पंचायत को बेस्ट पंचायत का अवार्ड दिया गया है इंडिया में? तो ये है ऑप्शन सी में दिया हुआ बाला मल्लूपल्ली इन तेलंगाना। तेलंगाना के करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में ये विलेज है, उसको दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 53 नंबर, विच इंडियन एम्पायर कौन सा है हैज़ बीन रिसेंटली प्रमोटेड एज एम्पायर फॉर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के लिए जिसको प्रमोट किया गया है वो कौन सा एम्पायर है? तो ये है नेपोलियन सिंह। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 54, विच इज़ द बेस्ट सॉरी विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल स्टेट। इंडिया का पहला डिजिटल स्टेट कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी में दिया हुआ केरला। ऑप्शन सी आपका राइट है। केरला इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू सक्सेसफुली लिंक इट्स विलेज विद ब्रॉडबैंड कम्युनिटी अंडर द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम NOFN। अगला सवाल देखिए 55 नंबर, देव जेविया इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। किस स्पोर्ट्स के साथ देव जेविया रिलेटेड है, संबंधित है? तो ये खेलते हैं टेनिस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा टेनिस? लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में ये विंबलडन में भी खेल चुके हैं। 56 नंबर देखिए, हु इज नेम्ड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडियन कंटिजेंट इन रियो ओलंपिक 2016। तो ये थे सलमान खान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज 57, ये उस वक्त का करंट अफेयर का सवाल था। तो ऐसे ही इस टाइम पे जो करंट अफेयर के सवाल हों जब आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे ख़ास तौर पे इन क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। 57 नंबर कहता है, हु इज़ कन्फर्ड विद द दादा साहेब फाल्के 47th अवार्ड फॉर द ईयर 2015। 2015 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया था मनोज कुमार को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कुछ और डिटेल की बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है। इसमें 10 लाख रुपए कैश प्राइज़ दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये शुरू कब हुआ था तो ये 1969 में शुरू हुआ था। पहला अवार्ड दिया गया था देविका रानी को। और अगर लेटेस्ट हम बात करें 2018 की, तो 2018 के लिए ये अवार्ड दिया गया था अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट 58 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इज इलेक्टेड एज जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर द पीरियड 2012-2018। 2012 से 18 के लिए 6 साल के लिए किस इंडियन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बनाया गया है? तो ये हैं दलवीर भंडारी। जस्टिस दलवीर भंडारी को बनाया गया है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? चलिए कमेंट करके आप ही बता दीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए 59 नंबर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कब मनाते हैं हम उसको? तो इसको मनाते हैं हम 26 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, विच फिल्म इज बेस्ट पिक्चर अवार्ड विनर एट 88 एनुअल एकेडमी अवार्ड 2016। कौन सी पिक्चर को मिला था ये अवार्ड? तो ये मिला था स्पॉटलाइट को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 61, एन अथॉरिटी गिवन बाय द क्लाइंट इन राइटिंग टू द एडवोकेट टू रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट इज कॉल्ड। क्या कहलाता है वो? वकालतनामा। इसी के बेस पे वकील आपका केस लड़ता है। सबसे पहले वो अपना वकालतनामा ही जमा करता है। 62 नंबर देखिए, द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये प्रोविज़न? तो ये लिया गया है आपका इमरजेंसी प्रोविज़न जर्मनी से लिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। हमारे यहाँ आर्टिकल 352, 356 एंड 363 में 3 तरह की अलग अलग इमरजेंसी का प्रोविज़न है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है आर्टिकल 352, 356 एंड 360 के बारे में। 63 नंबर देखिए, अमिकस क्यूरी कौन होता है? तो फ्रंट ऑफ द कोर्ट होता है। कोर्ट कई केसेस में अपना क्या कहता है, ये न्यायालय मित्र नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, जैसा कि हमने बाबरी मस्जिद के केस में भी देखा था। 64 नंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड टू द सिविल सर्वेंट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फॉलोइंग आर्टिकल। किस आर्टिकल के तहत इंडियन सिविल सर्वेंट्स को सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए हैं? तो ये किए गए हैं आर्टिकल 311 के तहत,
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 65, विच रिट इज क्लेम टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस में किसी पर्सन के अपॉइंटमेंट को कौन सी रिट चैलेंज करती है? तो कौन सी रिट होती है? ये होती है क्वो वारंटो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बाकी जितनी भी रिट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। किसके बारे में क्या पूछ लिया जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिट्स होती हैं और इनके बारे में एक एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 66 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? देखिए सेंसस तो है, इनकम टैक्स पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट पे ही इनकम टैक्स पे लॉ बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट हमारा मतलब यही होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है इनके सेंट्रल गवर्नमेंट वो उस पर कानून बना सकती है सिर्फ और सिर्फ। तो इनकम टैक्स आपको पता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही वसूलती है। बैंकिंग भी ऐसा ही है, सेंसस भी ऐसा ही है। तो बचता क्या है? प्रिजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट की बात हुई है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उनमें उन हर एक सब्जेक्ट पे कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का होता है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनमें कानून दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट बना सकती है। यूनियन लिस्ट में और कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं जैसे सिटीजनशिप है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, आरबीआई है, इंश्योरेंस एंड सेंसस तो आपको यहाँ पे दिया हुआ ही है। बीसीआई 67 नंबर देखिए, बीसीआई मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 में बनी थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ईयर भी पूछा जा सकता है कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1961 में स्टार्ट हुई थी। करती क्या है, काम क्या है? तो वकीलों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना और उसका कहने से इम्प्लीमेंटेशन भी, किस वकील के खिलाफ क्या एक्शन लेना है वो भी यही तय करती है प्राइमरीली। 68 नंबर देखिए, द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द गारंटी इज गिवन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नोन एज। क्या कहलाती है ये? तो ये कहलाती है श्योरिटी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है 69 नंबर, द ऑथ टू ए हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय। थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, हमने आपके लिए पढ़ दिया है। तो हाई कोर्ट के जज को जो ओथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है किसके द्वारा? वो दिलाते हैं हमारे गवर्नर्स। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं उनको ओथ। 70 नंबर देखिए, व्हाट इज़ ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर से मतलब क्या है? तो ए लेजिस्लेटिव कंसिस्टिंग ओनली वन हाउस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ऐसा लेजिस्लेचर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस होता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टेट्स में हैं। हालांकि कुछ बड़े स्टेट्स में जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे दो दो हाउसेज हैं, तो ये आपका बाई कैमरल हो जाएगा। लेकिन दिल्ली है जैसे, हालांकि दिल्ली तो स्टेट भी नहीं है, बट वहाँ पे एक ही हाउस है असेंबली का, तो वो सिर्फ असेंबली कहलाती है। ठीक है, अगर उसके साथ विधान परिषद भी होती तो वो बाई कैमरल हो जाता, लेकिन अभी वो यूनिकैमरल है। तो बहुत से कंट्रीज़ में सिर्फ यूनिकैमरल सिस्टम ही होता है, जैसे आपका स्वीडन हो गया और डेनमार्क हो गया। लेकिन बहुत सारे इंडियन स्टेट्स हैं जिनमें के अदर देन 6 स्टेट्स, जम्मू कश्मीर में भी पहले था बाई कैमरल, अब वहाँ ख़त्म हो चुका है। तो उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा ये स्टेट ऐसे हैं जिनमें यूनिकैमरल सिस्टम आज भी है। 71 देखिए, जजेज ओपिनियन कैन बी सेड है। जजेस की ओपिनियन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑबिटर डिक्टा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इसके अलावा ऑप्शन बी में दिया हुआ हमें जस्ट नेचुरल है। जस्ट नेचुरल का मतलब होता है नेचुरल राइट। और इनेंडो 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 का मतलब होता है कोई ऐसा इशारा जिसमें हमारा इंटेंशन सही ना हो, यानी कि दुर्भावना से हम कहीं इशारा करते हैं। तो 72 देखिए, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 किसके साथ डील करता है? तो ये डील करता है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। ऑप्शन बी में आपको ये दिया है। और इसके बाद हम बात करें पार्ट 4 ए, तो पार्ट 4 ए में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, जो कि हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और हम बात करें डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? तो डीपीएसपी हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जितने भी फैक्ट्स हमने आपको बताए ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़कर भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। कहीं पर भी रहकर हिंदुस्तान में आपको दिल्ली या जामिया के आसपास आने की रिक्वायरमेंट का तय नहीं है, या आप एमए की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 73 नंबर देखिए, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन एज ऑफ। कब तक वो होल्ड कर सकते हैं? ऑफिस में बने रह सकते हैं तो जब तक वो 65 ईयर्स की एज तक के नहीं हो जाती तब तक वो
ऑफिस में बने रह सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं। और अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होता है। 65 ईयर्स तक की एज तक वो काम कर सकता है और मैक्सिमम टर्म जो होता है उसका वो 6 ईयर का होता है। क्लियर। और उसको हटाने का प्रोविज़न भी वैसा ही है कि हम इम्पीचमेंट प्रोसेस के तहत ही हटा सकते हैं जजेस को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और इलेक्शन कमिश्नर को भी। ठीक है। 74 नंबर देखिए, लीगल एड टू द पुअर इज ए। लीगल एड जो पुअर्स को मिलती है वो क्या है, कौन सा राइट है, क्या वो फंडामेंटल राइट है? यस, इट इज़ फंडामेंटल राइट, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज 75 नंबर, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये तीनों की तीनों लिस्ट आती हैं 7th शेड्यूल में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और 8th शेड्यूल में क्या आता है? 8th शेड्यूल में आता है लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है अभी 8th शेड्यूल में, आप कमेंट करके बताइए। 76 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। रिट ज्यूरिडिक्शन जो होता है हाई कोर्ट्स का, वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल होता है 226, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे आर्टिकल जो है 32 काम करता है। आर्टिकल 32 के तहत रिट्स की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होती है। साथ ही साथ एक और कंट्रोवर्सी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की जो पावर है रिट सुनने के मामले में, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। 77 नंबर देखिए, मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज़। तो मिनिमम एज क्या होती है अगर किसी को गवर्नर बनना है किसी स्टेट का? तो ये होती है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स, ठीक है। और प्रेसिडेंट बनना है तब भी यही सेम है, लेकिन अगर आपने लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 ईयर्स होती है। ऐसे ही स्टेट में असेंबली का मेंबर बनना है तो 25 ईयर्स होती है, लेकिन 30 ईयर होती है किसके केस में? राज्यसभा के केस में। और स्टेट में अगर एमएलसी बनना है तब भी आपकी 30 साल की एज होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट बनना है तब भी आपको 35 साल की एज चाहिए होती है। चलिए 78 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव कॉमन हाई कोर्ट। इनमें से कौन से स्टेट्स में कॉमन हाई कोर्ट है? तो देखिए पंजाब एंड हरियाणा में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में भी था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। अब अलग अलग हो गया। 2019 से आंध्र प्रदेश को नया हाई कोर्ट दे दिया गया है जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में बन रहा है। और हैदराबाद वाला जो हाई कोर्ट था पुराना, वो तेलंगाना के पास चला गया है। तो फिलहाल आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। जम्मू और कश्मीर तो था ही एक स्टेट, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 79, ए वी डिसे इज द प्रोपाउंडर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन। किस डॉक्ट्राइन, किस सिद्धांत के प्रायोजक ये हैं? कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया है? तो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज 80, अल्ट्रा वायर्स मीन्स, तो बियॉन्ड द पावर्स, पावर के बाहर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कौन है फिलहाल, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं कौन बच्चा सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जवाब देता है। जितने सवाल भी हमने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं, इससे पता चलेगा कि आप सीरियस कितने हैं अपनी तैयारियों को लेकर के। 82 नंबर देखिए, हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो ये अपॉइंट करते हैं गवर्नर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 83, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम। ये सवाल का आंसर हम बता चुके हैं, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। व्हेन वाज द एडवोकेट्स एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये भी हमने आपको बताया था 1961 में, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 85, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज। कौन सी पावर है ये? तो लेजिस्लेटिव पावर होती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 86, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। 10th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके साथ डील करता है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है ये। और ये शेड्यूल कौन से में आता है? 10th शेड्यूल में आता है, 10th शेड्यूल, ठीक है। इस पर भी सवाल पूछ लिया जाता है। कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये भी आप नोट कर लीजिए। और कब हुआ था ये? 1985 में, 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे ये हुआ था। सॉरी 52nd 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, 44th नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल आ गया, अभी हमने इसकी डिटेल आपको बता दी थी। चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और हटाने का प्रोविजन भी हम आपको बता चुके हैं। मे भी नेक्स्ट टाइम आपसे हटाने पे सवाल पूछ लिया जाए या इसके टेन्योर को लेकर के सवाल पूछ लिया जाए। 88 नंबर देखिए, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये जिसमें ये ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। और 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई और भी अमेंडमेंट हुए थे, एक अमेंडमेंट नहीं था यहाँ पर अकेला। इस अमेंडमेंट के तहत
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में सोशलिस्ट वर्ड जुड़ा और सेकुलर वर्ड जुड़ा। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या पढ़ा जाता है? पढ़ा जाता है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट 89 नंबर सवाल, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डाइवर्स बाई ए मेल हस्बैंड एंड वाइफ इज नोन एज, तो मुबारत कहलाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 90 नंबर देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए पब्लिक लॉ, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इनमें से कौन सा ज़रूरी नहीं है? तो ये ज़रूरी नहीं है रिटर्न एग्रीमेंट होना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 92 नंबर देखिए, कहता है मर्सी किलिंग का दूसरा नाम क्या है? तो यूथेनेसिया है। आई थिंक हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, हम मैक्सिमम हिंदी में बता दे रहे हैं आपको, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 93 नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ होती है, जबकि कई कंट्रीज में जैसे यूएस है वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप भी होती है। 94, एक्सप्रेशन डाइंग इन इंटे स्टेट रेफर्स टू, क्या कहलाता है? ये लेटिन वर्ड हैं, ये बहुत सारे लीगल टर्म्स कहलाते हैं, तो इस तरह के टर्म्स को आप एक कॉपी में नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। 10 से 15 सवाल तो आपके इन पे पूछे ही जाएंगे, जामिया एंट्रेंस हो चाहे एएमयू एंट्रेंस हो। एएमयू बल्कि कम आते हैं, लेकिन जामिया में ज़्यादा आते हैं। तो वो क्या होता है ये? डाइंग विदाउट लिविंग विल, ऑप्शन सी आपका 90 सी का सही है, ऑप्शन सी। 95, ए पर्सन हु मेक्स एन एफिडेविट और डिपोजिशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? डेपोनेंट कहलाता है। आप एफिडेविट पर लिखा भी देखते होंगे राइट हैंड साइड में सबसे नीचे की तरफ, डेपोनेंट या एफिएंट भी कहलाता है ये। नेक्स्ट इज एक्स ऑफिशियो मीन्स, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? बाय द वर्च्यू ऑफ द ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस टू टॉर्चरस लाइबिलिटी, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लैक ऑफ मेंसरिया। 98 नंबर देखिए, जर्नल डेलिक्वेंट्स आर सेंट टू, कहाँ भेजा जाता है नाबालिगों को जब वो अपराध करते हैं? बॉस्टल में भेजा जाता है। प्रोटेक्टिव कस्टडी में उनको लेते हैं, उसके बाद उसको बॉस्टल में शिफ्ट कर देते हैं। 99 नंबर देखिए, एन एक्ट ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी कन्फर्ड बाय लॉ इज नोन एज, तो मलेफिसेंस कहलाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 99 का। आगे बढ़ते हैं 100, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जी.बी. मावलंकर थे, जो कि गुजरात के रहने वाले थे। इनको प्यार से लोग दादा साहब भी कहते थे। 101, आर्टिकल 370 के बारे में पूछा गया, तो स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 102, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा नहीं होता? पेटेंट होता है, कॉपीराइट भी होता है, ट्रेडमार्क भी होता है, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेलेक्चुअल नहीं होता, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेग्लिजेंस इज, क्या है नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस है आपका टॉर्ट एंड क्राइम, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज 104, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास इन द ईयर 1986, तो 1986 ये सवाल गलत है। 1986 में दो एक्ट पास हुए थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों। ठीक है, तो उस हिसाब से ये फिट आंसर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके दो ऑप्शन सही है। 105, लॉ ऑफ टॉर्ट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉ ऑफ टॉर्ट किसके साथ डील करता है? तो ये इन सब के साथ डील करेगा, ऑप्शन डी आपका राइट है। 106, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विच ऑफ द फॉलोइंग, मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के साथ डील करता है ये, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 107, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया एज पर लॉ, तो 18 ईयर्स गर्ल्स की एज होनी चाहिए और बॉयज़ की केस में 21 ईयर होती है। 108, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट हेडेड बाय, कौन थे गवर्नमेंट के हेड? ये मोरारजी देसाई थे। 1976 में ये हुआ था कि इस आर्टिकल 31 को हमने हटा दिया था और आर्टिकल 300A के तहत प्रॉपर्टी को हमने लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया था। क्लियर? और मोरारजी देसाई का जो टाइम था वो 75 to 77 का था, तो इन्हीं के कार्यकाल में ये काम हुआ था। मोरारजी देसाई वॉज द 4th PM ऑफ इंडिया। 109, द राइट टू एजुकेशन इज ए, राइट टू एजुकेशन क्या है, किस तरह का राइट है? तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 21A के तहत ये फंडामेंटल राइट होता है। राइट टू लिव भी इसी आर्टिकल के तहत है। 110, विच टू और मोर पर्सन्स एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट और डू एन एक्ट इलीगल मीन्स इट अमाउंट्स टू, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है जब कुछ लोग मिलकर के किसी क्राइम को करने की कोशिश करते हैं, कमिट करने की कोशिश करते हैं। 111 देखिए, हु अपॉइंट्स जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन उनको ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाते हैं गवर्नर। तो फिलहाल आपका आंसर क्या है? सी, ऑप्शन सी इज राइट।
नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी टू गेट द लोन फ्रॉम अदर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ये प्लेज कहलाता है। मॉर्गेज क्या कहलाता है? मॉर्गेज होता है जब हम कभी मकान को गिरवी रख देते हैं और उसके एवज में हम कुछ लोन ले लेते हैं। क्लियर? तो वो केस मॉर्गेज का कहलाता है। और इसके अलावा हाइपोथिकेशन से मतलब होता है कार और बसेस वगैरह जब हम खरीदते हैं लोन पे, तो ये हाइपोथिकेशन या एचपी कहलाती है शॉर्ट में, उसके तहत होता है। 113 एन ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेट कर सकते हैं किसी ऑर्डिनेंस को? तो ड्यूरिंग ऑप्शन बी सही है, व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। 114 देखिए, प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री इज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज, तो ये क्या होता है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 115 जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जुडिशियल ऑर्गन क्या कहलाता है? तो इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेड ऑफिस हमने बताया था कहाँ पे? हेग में, हॉलैंड में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। रिट पेटिशंस कैन बी फाइल्ड इन, कहाँ कहाँ पे हम रिट पेटिशन फाइल कर सकते हैं? तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों में कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 117 हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, तो एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल आप अच्छे से याद करके जाना, सवाल ज़रूर पूछा जाता है इन पे। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल की अगर हम बात करें तो ये स्टेट के पास होता है और इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर ऑफ स्टेट। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? बी। अगर एजी की बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, तो आंसर क्या होना था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 118 देखिए, एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी मीन्स सिट रिया इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, किस टाइप का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है? तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लाइबिलिटी का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज टेस्टामेंट, टेस्टामेंट क्या है? तो टेस्टामेंट इज विल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 119 का डी आंसर सही है। अब देखिए 118 में जो ये लीगल टर्म आया है एक्टस नॉन फेसेट रियूम, तो इसका मतलब क्या होता है? ये छूट गया था हमसे। मीन्स एन एक्ट डज नॉट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस देयर इज ए क्रिमिनल इंटेंट और ए क्रिमिनल माइंड। कोई लॉ, कोई एक्ट सिर्फ हमें क्रिमिनल नहीं बना सकता जबकि हमारे पास क्रिमिनल माइंड या क्रिमिनल इंटेंशन ना हो। क्लियर? ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट इज 120 एंड लास्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेज, आर्टिकल 17 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या एबॉलिश करता है, क्या खत्म कर देता है? तो ये खत्म करता है अनटचेबिलिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सती प्रथा का तो आपको पता है 1829 में किसने एबॉलिश किया था इसको? 1829 वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लेकिन हम बता देते हैं कि राजा राम मोहन राय का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। क्लियर? राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता ही चुके हैं, अब बाकी कुछ बचा नहीं है। होपफुली आपने नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो इसको दोबारा देखिएगा वीडियो को और एक एक पॉइंट पे आप नोट बनाइएगा, क्योंकि इसमें हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हमने एक्स्ट्रा बताए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ दोनों वीडियो देख करके आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो हमने प्रोबेबल क्वेश्चन बताए हैं आपको, उन पे आपने नोट्स बना लिए, कॉन्सेप्ट पे आपने नोट्स बनाए, जितने कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाए हैं, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।